नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। 16 अप्रैल आज है और आज सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद उन याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है जो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई हैं। बड़ी संख्या में याचिकाएं आई हैं जिनमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से, मुस्लिम संगठनों की ओर से और तमाम व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने दायर की हैं। सरकार की तरफ से भी उसके समर्थन में भी याचिकाएं दायर की गई हैं और सरकार ने कैविएट भी दायर की है, यानी बिना उनसे पूछे उस पर कोई फैसला ना हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पर जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेने वाला है। आज इसकी सुनवाई शुरू होती है, सुनवाई शुरू होगी, 2 बजे इसका टाइम रखा गया है। उसके बाद इस पर क्या होगा, लेकिन निगाहें सबकी है और सबसे बड़ी बात यह कि जिन आधार पर इसको चुनौती दी गई है वो बहुत मायने रखता है और संसद के बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। संसद में बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है या नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उन याचिकाओं में जिन ग्राउंड्स पर, जिन आधार पर उसको चुनौती दी गई है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसी उनसे कन्विंस हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम जो मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रावधान हैं उनके उल्लंघन की बात कही गई है, आरोप लगाया गया है और एक तरह से संविधान के मूल ढांचे को लेकर इस पर प्रहार किया गया है जो इन याचिकाओं में जो बताया गया है, जो दावा किया गया है। इस पर अब सुनवाई कुछ देर बाद होगी, लेकिन बहुत माना जा रहा है और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार किया है और बड़ी संख्या में लगातार कई याचिकाएं उस पर आई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है, यह लग रहा है कि इस पर जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला लेगा। बहुत लंबा खींचने के मूड में सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, सुप्रीम कोर्ट लंबा खींचने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहा है और जिस तरीके से सरकार एकदम से पहुंची, अपना कैबिनेट जो उसने दाखिल किया, उससे भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मोहलत देने के उसमें नहीं है, क्योंकि आपने कैबिनेट दाखिल कर ही दिया है। इसका मतलब आपको सुना ही जाना है, तो अब नोटिस इशू करने वाली कोई बात नहीं है। 10 मई को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना जो कि CJI हैं और वही इस खंडपीठ को लीड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है समझिए कि या तो इसी खंडपीठ का फैसला आ जाएगा 13 मई से पहले, 10 मई से पहले, और अगर नहीं आता तो फिर खंडपीठ फिर बदली जाएगी, तो फिर जो भी अगले CJI होंगे वो उसमें आएंगे, फिर और कौन जज आता है ये देखा जाएगा। लेकिन जो उसमें बाकी 2 जज हैं, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन, इनका कार्यकाल लंबा है, तो यानी अगर लंबा भी चलेगा तो ये सुनवाई इस पर लंबी चल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने से पहले भले ही इस पर कोई फैसला ना आ पाए, चूँकि याचिकाएं कई हैं और सरकारें भी इसमें पक्ष बन गई हैं, 6 राज्य सरकारें पहुंच गई हैं वो, लेकिन इस पर स्टे कम से कम तुरंत हो सकता है। जो जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने से पहले इस पर स्टे आ जाएगा और उस पर आगे चल सकता है। इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास पहले ये याचिकाएँ जो थीं ये सब 13वें नंबर पर लगी हुई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया कि 13वें नंबर पे नहीं, 2 बजे से लेकर दोपहर और 3:25 तक इस पर सब पे सुनवाई होगी। यानी टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया कि लगभग 1.5 घंटा इस पर बहस होगी और इसको कर दिया। फिर सुबह एक वकील जो थे वो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि हमने भी साहब याचिका दायर की थी लेकिन वो इसमें सूचीबद्ध नहीं है, क्रमांकित थे लेकिन सूचीबद्ध नहीं है। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने आदेश दिया कि सुबह 11 बजे तक जितनी भी याचिकाएं दायर हो जाएंगी उन सब पर भी सुनवाई की जाएगी। अब लक्षद्वीप के सांसद हैं, उनकी भी याचिका पहुंच गई है, वो भी अब सुनी जाएगी। 11 बजे से पहले वो याचिका पहुंच गई, तो अब बहुत सारी याचिकाओं पे सब पे सुनवाई होगी। लगभग 70 के आसपास याचिकाएं हैं और उनमें कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद सबसे पहले उनकी याचिका हुई, फिर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, महुआ मोहित्रा पहुंची, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे, RJD के मनोज झा पहुंचे और CPI की तरफ से भी उसमें पक्ष बन गया है। तो कई दलों ने उस पर YRCP ने भी दाखिल कर दी है, तो कई उसमें राजनीतिक दल जो है पहुंच गए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सरकार और ये सुप्रीम कोर्ट में है,
अमलेंदु जी, ज्यादातर जो याचिकाएं हैं उनमें यह ग्राउंड बताया गया है, चैलेंज किया गया है कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का ये उल्लंघन कर रहे हैं। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इस तरह के जो तमाम मौलिक अधिकार हैं उनका ये उल्लंघन करने वाले ये जो वक्फ कानून है वो करता है। और ये एक मजबूत ग्राउंड है क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो एक तरह से संविधान का मूल ढांचा है, जिसके तहत उसका उल्लंघन करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसको जिस प्रक्रिया जो अपनाई गई है, प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। और महुआ मोइत्रा ने उन्होंने जो पिटीशन दायर की है उसमें उन्होंने इस प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है कि जिस प्रक्रिया के जरिए यह कानून बनाया गया है उसमें भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य आधार इसके दो हैं कि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और दूसरी बात यह कि यह प्रक्रिया का भी उल्लंघन कर रहा है जिस प्रक्रिया से कोई विधेयक कानून बनता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो और याचिकाएं हैं समीर जी, वो तो दाखिल हुई हैं इस आधार पर कि ये जो कानून बना है, ये कानून जो अनुच्छेद 14, 15, 29, 30, 300A इन सब का उल्लंघन करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने बताया भी कि जो महुआ मोइत्रा की याचिका है वो याचिका दूसरी तरीके की है। उनका कहना यह है कि इसमें जो प्रक्रियागत जो मतलब संवैधानिक प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया इस कानून को पारित करते समय। सबसे बड़ी बात तो समीर जी ये है कि जब ये कानून बन रहा था और उसको जेपीसी में भेजा गया, जेपीसी में जो डिसेंट नोट्स आए उन डिसेंट नोट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जेपीसी ने और संसद में खड़े होकर संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने कह दिया कि कोई इस पर डिसेंट नोट नहीं आया। इस पर जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं सैयद नासिर हुसैन, उन्होंने तुरंत खड़े होकर कहा कि मैंने ही अपना डिसेंट नोट दिया था और आप सदन में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। और ये सारी बातें सदन के रिकॉर्ड पर हैं। तो यानी ये सदन के रिकॉर्ड पर जो बातें हैं ये भी उसका हिस्सा बनेंगी। और महुआ मोइत्रा की याचिका में ये बातें भी हैं कि जो डिसेंट नोट्स थे उनको नहीं लिया गया, यानी आपने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जो संसदीय प्रक्रिया है वो जेपीसी संसदीय प्रक्रिया है और उसके तहत जो चीजें होती हैं, उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो पूरी की पूरी उसको फॉलो करना होता है। और किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है तो क्यों आपत्ति दर्ज कराई है, एक तो आपत्ति भी उसमें नोटेड होनी चाहिए और आपत्ति के कारण भी नोटेड होने चाहिए, लेकिन उसको आपने खारिज कर दिया। तो ये जेपीसी को लेकर इसीलिए बहुत सवाल उठ रहे थे, माना नहीं गया, लेकिन संसद में उसको स्वीकार कर लिया गया और उसके आधार पर फिर बिल बनाया गया और उसको पास भी कर दिया गया। तो यह पूरी तरीके से तमाम संसदीय प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन कर रहा है। निश्चित तौर पर यह भी एक मजबूत ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के सामने इस कानून को लेकर बना हुआ है। हाँ बिल्कुल समीर, देखिए कानून तभी बनता है जब उसकी संवैधानिक प्रक्रिया हो और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर इस समय वैसे ही काफी ज्यादा विवाद छिड़े हुए हैं। जस्टिस रोहिंटन नरीमन की एक किताब आई है अभी और परसों उसका विमोचन था, उस पर भी जो विमोचन के समय जस्टिस नरीमन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर संविधान का मूल ढांचा ध्वस्त करने की या उसकी आत्मा पर चोट करने की कोई भी कोशिश की गई तो विद्रोह हो सकता है और जलियांवाला बाग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने टिप्पणी की है जस्टिस नरीमन ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ साथ उसी कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के वी विश्वनाथन भी मौजूद थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर अनुच्छेद 368 में ये भी होता कि आप जनमत संग्रह के जरिए कुछ कर सकते, तो जनमत संग्रह के जरिए भी आप संविधान का मूल ढांचा जो है उसको आप नहीं बदल सकते किसी भी तरीके से। तो ये संविधान बदलने वाली बातें जो थी, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। और आपको याद होगा समीर जी कि जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी बनी है, उसमें जो चर्चा चल रही है, उसमें जस्टिस यूयू ललित जो कि अमित शाह के वकील भी रह चुके हैं, वो जब पहुंचे जेपीसी के सामने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कानून जो है ये संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है और इसमें राज्य केंद्रों के जो अधिकार हैं उनको लेकर भी संघर्ष होगा। तो यानी जो एक जो कानूनविद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रह चुके हैं, अमित शाह के वकील भी रह चुके हैं, जो वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। तो यानी संविधान को लेकर छेड़छाड़ की जो बातें हो रही हैं और यहाँ भी जो वक्फ बिल को लेकर जो कानून को लेकर जो याचिकाएं गई हैं उनमें भी सब में ये कहा गया है कि ये अधिनियम जो है ये संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, अनुच्छेद 21 से लेकर 26 तक जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है और जो अनुच्छेद 30 है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित करता है और जो 300A है संपत्ति का अधिकार,
उसके तहत जो है ये कानून जो पास हुआ है ये असंवैधानिक है, ये संविधान की मूल आत्मा पर चोट करता है। बिल्कुल अमलेंदु जी, उस समय आप जब ये कानून पारित हुआ था उसके बाद ही जब याचिकाएं लगनी शुरू हो गई थी, हालांकि मोहम्मद जावेद ने तो कानून बनने से पहले ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात, चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी खुद भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनको कानूनी और संवैधानिक मुद्दों की अच्छी जानकारी है। उन्होंने कहा कि बहुत ही मजबूत ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर इसको चुनौती दी जा रही है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, और उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जो संविधान के मूल ढांचे में आते हैं। संविधान में जो ये स्वतंत्रता के और समानता के अधिकार हैं, यानी जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं भाग 3 में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके उल्लंघन की छूट संविधान नहीं देता है। किसी भी स्थिति में अगर देश में इमरजेंसी लागू हो, उस स्थिति में भी इन प्रावधानों के उल्लंघन की छूट नहीं मिल सकती है। तो अगर इनको उल्लंघन करने वाला कोई कानून बनाया जाता है तो फिर उसको निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और उसी आधार पर इसको चुनौती दी गई है। तो बहुत ही मजबूत आधार है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है, जो तथ्य दिए जा रहे हैं, ये उन प्रावधानों का उल्लंघन करता है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्परता दिखाई है और इन पिटीशंस को स्वीकार किया है और तारीखें तय कर दी हैं जल्दी से सुनवाई के लिए, उससे यह साफ साबित होता है या पता लगता है कि प्रारंभिक रूप से, यानी प्रथम दृष्टया, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें तमाम लूप होल्स दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को भी लूप होल्स दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी, और इसको लेकर एक तरह से कहा जाए जो संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसको मतलब जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें अपने तर्क हैं, लेकिन इसके साथ साथ अदालतों का रास्ता तो देखा ही जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन भी चल रहे हैं पैरेलल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने अपने 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सिलसिलेवार प्रदर्शनों की घोषणा की हुई है, वो भी चल रहे हैं। और इधर ममता बनर्जी जो हैं, जो वहाँ की बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो आज कोलकाता का जो नेताजी इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो वक्फ संशोधन अधिनियम है, इसके संबंध में मुस्लिम मौलवियों, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक करेंगी। ये भी मतलब पैरेलल सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी 19 अप्रैल को हैदराबाद में एक बड़ा सम्मेलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बुलाया गया है, तो इसको लेकर लगातार सड़कों पर भी जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में काफ़ी वायलेंस हो गया प्रदर्शन और अब तो स्थिति सामान्य है, लेकिन उस प्रदर्शन को लेकर ममता बनर्जी सरकार भी घिरी हुई नजर आ रही है। अब वो आज एक बैठक कर रही है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, और ममता बनर्जी ने कह रखा है कि उनके राज्य में यह कानून नहीं लागू होगा। कई दूसरे राज्यों ने भी, तमिलनाडु ने भी कहा है कि वहां लागू नहीं होगा। तो इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में, जो खासतौर से जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं, उन राज्यों ने भी इस कानून के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है, और इधर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई हो रही है। तो वक्फ संशोधन कानून को जिस तरह से कहा जा रहा था, आरोप लग रहे थे कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कानून है, अवैध कानून है, अब आज उसकी वैधता पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है लोगों को, क्या कहता है और किस तरीके से जो दलीलें हैं इसको चुनौती देने वालों की, और सरकार की जो दलीलें हैं, सरकार की जो दलील है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उसमें याचिकाएं दायर की गई हैं, उसमें वो दलीलें कितनी मजबूत दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि संसद में कानून बनाया और वहां तो बहुमत से तय होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उनका मूल्यांकन करेगा और तब तय करेगा कि ये जो कहा जा रहा है कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, सही है या फिर गलत है। हाँ बिल्कुल, ये इसको लेकर, और जो इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं, आज उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और हमारी याचिकाएं लगी हुई हैं, हमारे वकील पहुंचेंगे, फैसला भी बेहतर ही होगा। ऐसी उनकी दुआ है कि देश में अमन शांति बनी रहे और देश विकास करे। हम लोग सुन भी लेंगे कि क्या कहा है इमरान मसूद ने और इसको लेकर। जी बिल्कुल, सुनते हैं, इमरान मसूद को भी सुनेंगे, और जो याचिकाएं दायर की गई हैं, चूंकि 70 के करीब याचिकाएं दायर की गई हैं, उनके अलग अलग तमाम वकील हैं जो अपीयर होंगे कोर्ट के सामने और अपनी दलीलें देंगे। उन वकीलों को भी हम सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं और क्यों उनको इतना विश्वास है, भरोसा है कि यह कानून रद्द हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पहले सुनते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को क्या कह रहे हैं। आज सुनवाई होनी है वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले उनका यह बयान आया हुआ है इमरान मसूद का। अन्य जजों के साथ आज सुनवाई शुरू करेंगे। देखिए 2 बजे का लगा हुआ है लिस्टिंग के लिए, मेरी भी रेट उसमें है,
तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तो संरक्षक है संविधान के, कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अब कानूनी पहलू हैं सारे, हमारे वकील पहुंचेंगे, सब देखते हैं क्या होगा। सवाल यह है कि कितना उम्मीद आप लोगों को, क्योंकि उस कानून को बनाने में भी सांसदों की भूमिका होती है और बतौर सांसद आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, हालांकि आप अभी विपक्ष में सांसद हैं। देखिए, मायूसी तो कुफ्र है, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं हुआ जाता। तो मायूसी तो कुफ्र है, मायूसी नहीं है, कोई भी फैसला बेहतर ही होगा और जो बेहतर अल्लाह ने, ईश्वर ने लिखा हुआ है वही होगा। हमारी तो एक ही दुआ है कि अमन शांति सुख सबका बना रहे, देश तरक्की करे, देश में खुशहाली रहे। लेकिन 7 ऐसे राज्य हैं इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, हरियाणा, राजस्थान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला है कि ये बिल जो है लाया गया। मेरी बात को अपना भी कह रहे हैं, मेरी बात को अपना भी कह रहे हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोर्ड जो है उसका प्रबंधन करता है और वो प्रबंधन वक्फ बोर्ड का जितना शोर मचा रहे हैं वो तो सरकार का ही हिस्सा होता है। अब वो सरकार की पैरोकारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप खुद ही जवाब दे रहे हो ना। आप क्यों इतना शोर मचा रहे थे कि वक्फ ये कर लेगा, वक्फ ये कर लेगा? वक्फ तो आपके अधीन ही है। अब वक्फ बोर्ड आपके, आप ही की वजह से आपकी पैरोकारी के अंदर आ गया ना, तो हमारे सवाल का जवाब खुद मिल गया। वो तो कह रहा है कोर्ट में के लिए है आप। मैं भी तो यही कह रहा हूं। बोर्ड तो वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, बोर्ड वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है। तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही था। आप दूसरे के ऊपर मत फोड़िए, ठीक रहिए, आप ही के नियंत्रण में था, आप ही के तो नियंत्रण में था, आप ही के नियंत्रण में आकर के वो बोल रहा है। अब उसे जो आपने जमीन हड़पो योजना बनाई है उसको अमली जामा भी वही पहनाएगा। तो जमीनों को हड़पने के लिए ये योजना बनाई गई है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हक में फैसला देगा, यानी वक्फ संशोधन कानून जिस तरीके से उसको कानून बनाया गया है, और आरोप लग रहे हैं कि वो मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए कानून बना है, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको हड़पने के लिए कानून बनाया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला इसका हो जाएगा कि क्या वास्तव में ये बातें सही हैं, संवैधानिक प्रावधानों का वास्तव में उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार सुनते हैं कुछ जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील हैं प्रदीप यादव, सुप्रीम कोर्ट में वो भी अपीयर होंगे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो क्या कह रहे हैं, उनके पास कितनी मजबूत दलीलें हैं इस कानून को चैलेंज करने के लिए। वक्फ बिल पर जो पेटिशन है वो 2 बजे के लिए नोटिफाइड हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में। 2 बजे वो मैटर सुना जाएगा। उसमें हम जो है 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी 2 रिटें हैं, एक तैयब अहमद सुलेमानी का है, एक अंजुम कादरी का है। दोनों रिटों पर हमारा आर्गूमेंट इतना सा है कि इसको सबसे पहले नोटिस किया जाए, एडमिट किया जाए। एडमिट करने के बाद इस पर हमने इंटरिम स्टे की मांग किया है। दैट मीन्स की इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे किया जाए। स्टे इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उसको स्टे किया जाए, यानी उसको अमल में लाने से रोका जाए, उस पर उसके बाद उस पर दलीलें दी जाए कि क्या है, सही कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, यानी स्टे ना हो। क्योंकि लगातार ये खबरें आई कि कानून बनते ही तमाम जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके अधिग्रहण की खबरें आने लगी, उत्तर प्रदेश में भी आने लगी। हालांकि सरकार की तरफ से इससे इनकार किया गया और इसका खंडन किया गया, लेकिन कई राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी खबरें आ रही हैं और खबर यह भी आ रही है कि उसका विरोध हो रहा है और विरोध की वजह से तनाव भी बना हुआ है। तो अब ये स्टे उस पर लगाना, ये भी पिटिशनर्स के जो वकील हैं उनका कहना है कि प्राथमिकता हमारी यही है कि पहले तो उस पर स्टे लगाया जाए। हाँ, यही है कि पहली प्राथमिकता इस पर स्टे लगाया जाए। और जाहिर सी बात है समीर जी कि सबसे पहला काम तो यही है कि स्टे इस पर लगे जी। और स्टे लगने का मतलब ये है कि पहले इसको कानून को बहस होती रहेगी इस पर। जैसा मैंने शुरू में कहा समीर जी कि जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने से पहले कम से कम इस पर स्टे तो आ ही जाएगा जी। हाँ। उसके बाद फिर हो सकता लंबी अगर चलेगी तो चलेगी, और सरकार अगर अपना पक्ष पहले रख देती है तो फैसला भी पहले आ सकता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस पर स्टे तो निश्चित तौर पर आ ही जाएगा, चूंकि जगह जगह कब्जे करने की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं। हमने देखा कि वो पहले ASI समर्थन की संरक्षित मस्जिद थी, संभल वाली जामा मस्जिद, अब वो नाम ही बदल दिया, उसका जुमा मस्जिद हो गई अब वो। तो यानी एक तरीके से, और ये आरोप लग रहे हैं कि चूंकि धर्म स्थल विधेयक जो है वो 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है उस पे के आधार पे धर्म स्थलों को
तोड़फोड़ या उनके खिलाफ जाने से रोकता है, तो उसकी काट ये निकाली गई है। चूंकि वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, कई याचिका हैं, तो वहां सरकार को मात खानी होगी, तो इसलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया कि इसके जरिए ये काम किया जाए, जमीनें किस तरीके से कब्जाई जाए। जी बिल्कुल, जमीनें कब्जाई जाए, ये सबसे बड़ा आरोप है कि वक्फ संशोधन कानून जो लाया गया है उसके जरिए सरकार वक्फ की संपत्तियों पर उसकी निगाह है और उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है, और कब्जे में लेकर वो अपने चहेते लोगों को देना चाहती है। ये विपक्ष का आरोप है, और ये मुस्लिम संगठनों का, जिन लोगों ने भी पिटीशंस दायर की हैं और बड़े पैमाने पर देश भर में इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। सरकार को क्या लगता है क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में कैविएट दाखिल की गई और कई याचिकाएं डलवाई गई सरकार के समर्थन में, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो दलीलें हैं विपक्ष की या इस कानून को चैलेंज करने वाली, वो काफी मजबूत दिखाई पड़ रही हैं। और उसकी के तहत एक बार फिर टाइमिंग की बात आती है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं किस तरह से काम करती हैं, तमाम बार उनके काम करने की, नोटिस देने की, छापेमारी करने की जो टाइमिंग होती है यानी समय होता है, वो बहुत कुछ उन आरोपों से मेल खाता है जो आरोप विपक्ष लगाता रहता है। रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, उनके पति हैं, उनको फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सम्मन दिया गया, पूछताछ के लिए वो गए हुए हैं, लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में, राज्यों में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं उनके बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसको लेकर एक जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई हो रही है, सरकार उसमें काफी पीछे, बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। गुजरात में राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर फिर गए हैं, एक हफ्ते में दूसरी बार उनका यह दौरा है। जी हाँ, मोडासा जो है गुजरात में, वहां अभी एक कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, हाँ। उसमें अभी संबोधित करने वाले हैं, उसको भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। बिल्कुल, वहां कार्यकर्ता का सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इन तमाम चीजों से, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के यहां ईडी भेज दी गई। राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास, कल उनके यहां भी ईडी गई थी, उसको भी हम लोगों ने आपको ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया था, और उस पर प्रताप खाचरियावास ने जो कुछ कहा था वो भी हमने सुना था। उनका भी यही कहना था कि ये सारी चीजें तय रहती हैं कि ये जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, और सरकार ही इनको कहती भी है कि कब आपको नोटिस देना है और कब आपको पूछताछ के लिए बुलाना है, कब किसी को गिरफ्तार करना है। लेकिन कि आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ। गिरफ्तार करने से पहले आपको बताना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आरोप हैं, आपने क्या बरामदगी की, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधा सीधा आपको उसमें ऑब्जेक्ट जो है उसकी बरामदगी करनी होगी। ऐसा नहीं होगा आपने बता दिया कि साहब 200 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन वो 200 करोड़ कहाँ है ये आपको नहीं पता है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आगे कहीं साहब ये पता नहीं है 200 करोड़ कहाँ है, अरे तो आपने गिरफ्तार क्यों किया अगर आपको नहीं मालूम है कि 200 करोड़ कहाँ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं और बहुत एक तरह से बांध दिया गया है। तो दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट से कोई डरने जलाने वाला, इससे ईडी से कोई वैसे भी डरने जलाने वाला नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने भी आज क्रेडिबिलिटी खुद ही इन जांच एजेंसियों ने अपनी खत्म कर रखी है कि अब उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया, कोई महत्व नहीं रह गया। और रॉबर्ट वाड्रा ने साफ साफ कहा कि हम किसी से ईडी से डरते नहीं है। और कल प्रताप सिंह खाचरियावास का तो हम लोगों ने सुनवाया भी था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अरे भाई हम जब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमें मालूम है ईडी आएगी, जी हाँ। तो हम पहले से तैयार हैं ईडी आएगी। यही चीज रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने। पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। ईडी के दफ्तर के बाहर तमाम कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी भी हैं वहां पर, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह ईडी के दफ्तरों के खिलाफ के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा है उनको जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। तो और इसीलिए आप एक टारगेट दिखाई देते हैं, आपको ये लगता है? देखिए, सॉफ्ट टारगेट तो मैं अपने आप को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तो जितनी बारी आप मेरे को परेशान करोगे या मतलब कोई भी प्रेशर डालोगे, मैं और उभर के आऊंगा और स्ट्रांगली बनूंगा। तो टारगेट हो या जो भी है, टारगेट है क्योंकि हम रेलेवेंट हैं, हम लोगों की बात रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट हैं हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है हमेशा।
तो हम टारगेट पर हैं, क्योंकि हम या हमारा परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे लोग आम लोगों की बातें उठाते रहते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। बिल्कुल वही बात जो प्रताप खाचरियावास ने कही थी, और बहुत ही हल्के तरीके से। और आखिरकार हुआ क्या अमलेंदु जी, उसके बाद कोई खबर नहीं आई कि वहां से क्या मिला ईडी को, क्यों वहां पर गई हुई थी। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर आई कि ईडी ने उनके यहां छापेमारी की और उनको नोटिस दिया, पूछताछ के लिए बातचीत हुई। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो विपक्ष के आरोप इन जांच एजेंसियों पर लगते हैं कि ये सरकार के इशारे पर काम करती हैं और सरकार के लिए काम करती हैं, वो ये जांच एजेंसियां खुद ही उसके प्रमाण बार बार देती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, खुद ही प्रमाण देती रहती हैं। भाई आपने आप जब छापा डाला था, इसी तरीके से कहा उन्होंने, भूपेश बघेल ने, कि भाई आपने जो छापा हमारे यहाँ डाला तो आप हमको बताइए तो कि आपको मिला क्या, देश को बताइए। और आप देश को बता नहीं रहे कि क्या मिला है। तो ये आरोप जो है लगते रहते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि एक सोशल उस पर एक निजी समाचार चैनल पे आरजेडी प्रवक्ता हैं, एक वो कह रही थी कि जब मतलब ईडी आती है तो हमें तो खुशी होती है कि चुनाव आ गया है, ईडी आ रही है, तो हम तो इसे चुनाव की तरीके से लेते हैं कि चुनाव आया तो ईडी आएगी ही आएगी। तो चुनाव आ रहा है तो बिहार विपक्षी नेता अपना प्रोफाइल और मजबूत समझ लेते हैं कि उनके यहाँ ईडी और सीबीआई जा रही है, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होते तो फिर ईडी सीबीआई उनके यहाँ क्यों आती? हाँ बिल्कुल, ईडी सीबीआई उनके यहाँ क्यों आती है, जाहिर सी बात है। तो और ईडी सीबीआई अगर नहीं आए तो इसका मतलब आप बड़े नेता नहीं है। तो ईडी सीबीआई बड़े नेता बना रही है। ठीक उसी तरीके से समीर जी, जैसे कि कई छात्र नेताओं को मोदी जी की सरकार ने बड़ा नेता बना दिया जी। अब वो जगह जगह मोदी जी को गाली देते फिरते हैं, मोदी जी रोते फिरते हैं कि मुझको गाली दी जा रही है। तो नेता तो आप नहीं बनाया, वरना कौन पूछता उनको। तो आपने फर्जी आरोप लगाकर तो आप इसी तरीके से नए नए नेता तैयार कर रहे हैं। तो यानी अच्छा, अब देखिए झारखंड में क्या किया, कल्पना सोरेन घर गृहस्थी अपना सवाल नहीं थी, आपने हेमंत सोरेन को जेल भेजकर एक नई नेत्री जो है और तेज तर्रार नेत्री आपने तैयार कर दी जी। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों जो धन्यवाद देंगे मोदी जी को और ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक और नेता अच्छा तैयार कर दिया। अब काम बच गया, सरकार संभाले हेमंत सोरेन और जनता संभाले कल्पना सोरेन जी। अब मोदी जी जो है वो 18 घंटे काम करे संघ के लिए, तो करते रहो 18 घंटे काम। वहाँ तो 9 घंटे काम के बांट लिए उन्होंने कि हम सरकार चलाएंगे, वो जनता को देखें। तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बातें जो है वो होती है। ममता बनर्जी जो है वो अभी संबोधित कर रही हैं, समीर जी, वहाँ कोलकाता में जो हमने सूचना दी थी, उन्होंने भी कुछ कहा है, उसको भी हम सुन लेंगे कि क्या कहा है। जी बिल्कुल, कोलकाता में ममता बनर्जी संबोधित कर रही हैं। मुस्लिम संगठनों के साथ उनका वक्फ संशोधन कानून पर जो उनको अपनी बात रखनी है, एक बार रुक करेंगे कि क्या कह रही हैं ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल में काफी हिंसा भी हुई है इसके विरोध में, और सुनते हैं क्या कहा है। लेकिन ममता बनर्जी ये साफ कर चुकी हैं कि वो अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगी, यानी पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। क्या कह रही हैं ममता बनर्जी, सुनते हैं। बोलून कोटा ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন, বলুন দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে ओषुधेर दाम, मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइज बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए। क्या सोचता है
আমি আপনাদের বলবো ইমাম সাহেবরা আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি। आइए, तो ममता बनर्जी कह रही हैं और बहुत मीडिया पे उनकी नाराजगी बहुत ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है और हिंदी में ये संबोधन कर रही हैं। कोलकाता में आमतौर पर, पश्चिम बंगाल में तो खास तौर पर ममता बनर्जी बांग्ला में ही बोलती हैं, लेकिन ये संबोधन हिंदी में उनका हो रहा है और भीड़ वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मीडिया पर बहुत हमलावर हैं अमलेंदु जी। हाँ, मीडिया पर बहुत ज्यादा हमलावर हैं और जो महत्वपूर्ण बात जो आपने भी रेखांकित किया कि हिंदी में बात कर रही हैं, यानी संदेश केवल बंगाल को नहीं पूरे देश को दिया जा रहा है। और ये साफ तौर पे कह रही हैं कि यहाँ का मीडिया तो ठीक है, बांग्ला मीडिया, लेकिन जो बाहरी मीडिया है, गोदी मीडिया मतलब इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो गोदी मीडिया जो है वो फर्जी खबरें फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, साफ तौर पर आरोप लगा रही है। अब मुझे पता नहीं है कि जो गोदी मीडिया जिनको कह रहे हैं उनके एंकरनियाँ जो है उन्हें कुछ शर्म लिहाज आएगी कि नहीं आएगी। फर्जी जो बीजेपी उनको उपलब्ध करा देती है वो वीडियो वो सब जो फैलाते हैं, हम नहीं कह सकते उनको शर्म आएगी नहीं आएगी, लेकिन मीडिया पर अब प्रहार शुरू हो चुके हैं। और ये एक बहुत दुखदपूर्ण स्थिति है समीर जी कि मीडिया की जो प्रतिष्ठा है वो किस तरीके से लगातार बीजेपी धूमिल करा रही है। वो तो साफ आरोप लगा रही है कि इस गोदी बिल्कुल जांच एजेंसी, हाँ जांच एजेंसी, वो तो साफ कह रही है कि इनको बीजेपी पैसा देती है। ये आरोप लगा रही ममता बनर्जी। तो ये हो सकता है राहुल गांधी ने उधर मोडासा में बोलना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, सुनते हैं। राहुल गांधी भी इस समय गुजरात में हैं, 2 दिन के दौरे पर कल पहुंचे थे और आज वो इस समय संबोधित कर रहे हैं मोडासा में अपने कार्यकर्ताओं को। एक बार रुक करते हैं। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की गुजरात की ये सक्रियता ही रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ ईडी को एक बार फिर खींच लाई है। बहरहाल सुन लेते हैं राहुल गांधी वहां पर कह क्या रहे हैं। इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेताओं से मिला और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने 2-3 चीजें मुझे कही जो शायद हर डिस्ट्रिक्ट के नेता कहेंगे। सबसे पहले, जो हमारे बीच में कंपटीशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को
टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। टिकट, उन्होंने हमें बताया भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं, राइट। दूसरी बात जो मैंने पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे, राइट। तो हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। भेड़िया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे जिनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा, ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है। तो गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। 2 दिन का उनका दौरा है और जिला अध्यक्षों को लेकर बड़ी घोषणा कर रहे हैं। पिछले समय में उत्तर प्रदेश में भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और एक तरीके से पार्टी का जो की लीडरशिप है उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और
गुजरात में जैसा उन्होंने कहा कि बदलाव, और इससे पहले उन्होंने जो पिछले साल एक बड़ा बयान दिया था कि हम गुजरात में जीत कर दिखाएंगे, उसने वहां पर उनके कार्यकर्ताओं में तो जोश भरा ही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मायूस भी किया है, जिसके नतीजे दिखाई पड़ने लगे हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, इसके नतीजे दिखाई पड़ने लगे हैं समीर जी। और आज भी उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो मैंने कहा था वो कठिन काम नहीं है, ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी कि यानी बीजेपी को यहाँ से हटाना कोई कठिन काम नहीं है। और ये तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है समीर जी कि जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें अगर कांग्रेस ने ठीक से काम कर लिया होता, ये समझ में आ गया होता कि यहाँ बीजेपी को हराकर सरकार बनाई जा सकती है, सरकार बन गई होती। और उस समय बहुत मार्जिन से कांग्रेस जीती, चूंकि एक समय तो लगा था कि कांग्रेस ने सरकार बना दी, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी सक्रिय हुई, फिर इंतजाम किए गए होंगे। तो वो इंतजाम जो बीजेपी ने किया, अगर उनकी काट निकाल ली होती कांग्रेस ने पहले और यह अंदाजा होता कि सरकार बन सकती है, हालांकि हम लोग जो तो कह रहे थे कि वहाँ इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो उस समय भी सरकार वहाँ कांग्रेस की बन सकती थी। तो राहुल गांधी वही बात वहाँ भी कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि ये कोई कठिन काम नहीं है और ये आसान है और ये होगा। दूसरा बात, वो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि जो आसमानी पैराशूट उम्मीदवार जो उतर जाते हैं उनको लेकर वो कह रहे हैं कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता ये कहां से आ गए। यानी एक तरीके से कहा जाए अपने उस नेतृत्व के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, जो टिकट बंटवारा करता है और पैराशूट उम्मीदवार उतार देता है। तो वो कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, उस पर बहुत सी चर्चा हो सकती है। जब राहुल गांधी खुद इस बात को कह रहे हैं तो किसी दूसरे को भी इसके बात कहने में क्या हर्ज है। और वहाँ जो एक बैठे हुए, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनके ऊपर तो बिहार में लेकर बहुत सारे आरोप लगे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ गुण अवगुण होते हैं, तो कुछ अवगुण कांग्रेसियों में भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी को मालूम है कि क्या अवगुण है और उन अवगुणों को दूर करना है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर वहाँ पर रणनीति बन रही है और इधर रणनीति बन रही है केंद्र सरकार की भी कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को घेरा जाए, और कांग्रेस के नेताओं ने उसके खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है और ईडी के दफ्तरों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। जहां जहां पूरे देश भर में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं, यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तरों के बाहर देखेंगे किस तरह से यहां भी दिल्ली में भी प्रवर्तन निदेशालय के बाहर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड, उसकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीजें और आरोप लग रहे हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, और महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है आज कि आज 16 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को जो चुनौती दी गई है, दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई हैं, 70 के करीब याचिकाएं दाखिल की गई हैं कानून को चुनौती देने वाली, उन पर आज सुनवाई हो रही है। ये जो विजुअल्स हैं ये प्रदर्शन के हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ, यानी प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ, उनके दफ्तरों के बाहर। और जो रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया है प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए, नेशनल हेराल्ड के मामले में, उस मामले में, और उस पे पहले भी उनको बुलाया जा चुका है जमीन घोटाले के मामले में। नेशनल हेराल्ड के मामले में भी चार्जशीट लगाई गई है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसमें अभियुक्त बनाए गए हैं। इन सब मुद्दों पर ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, इसमें कितना दम है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी एक बार सुनेंगे कि ये सब चीजें जो कार्रवाइयां हो रही हैं इन जांच एजेंसियों की तरफ से कितना उसमें दम है, और जांच एजेंसियों के दावों में कितना दम होता है ये दिखाई पड़ता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस तरह से इन जांच एजेंसियों के खिलाफ टिप्पणियां होती हैं। बावजूद इसके ये जांच एजेंसियां अपनी कार्यशैली को बदलने को तैयार नहीं है। एक बार सुनेंगे अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, किस तरह से इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार के इशारे पर ये काम कर रही हैं। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है।
उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है, जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है, शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है, और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है। तो जांच एजेंसियां राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और उसमें कानूनी रूप से कोई बहुत गंभीर पॉइंट्स नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जो कोर्ट में जाकर वो साबित कर पाए। और कई बार ऐसा हुआ है, इसीलिए उनका जो कन्विक्शन रेट भी है इन जांच एजेंसियों का बहुत कमजोर है। राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ तो एकदम बहुत ही कमजोर है, लेकिन इस तरह जो छापेमारी हो, पूछताछ के लिए बुलाना हो, सम्मन जारी करना हो, ये कार्रवाइयां लगातार इन जांच एजेंसियों की चलती रहती है और इसके पीछे जो राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का और विपक्ष के नेताओं का। तमाम नेताओं के खिलाफ इस तरह से कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में भी और दूसरे राज्यों में भी जहां जहां प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी इस समय और ये कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों की ये टाइमिंग यानी ईडी की ये जो टाइमिंग है ये भी खास मकसद से रखी गई है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। और उस कानून में जिस तरह से जिन ग्राउंड्स पर उसको चुनौती दी गई है उन ग्राउंड्स पर सरकार अपने को बैकफुट पर पा रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, सरकार अपने को बैकफुट पर पा रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इसीलिए जो ईडी को आगे कर दिया गया है कि अब लोग ईडी में उलझे रहें और सरकार की वहाँ जो थूथू हो, थुक्का फजीयत हो, उससे सरकार बच सके, तो इसके लिए ईडी को आगे कर दिया गया है। लेकिन लोग जो है वो उससे हो नहीं रहे। देश भर में कांग्रेस के लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ और इस कार्रवाई के खिलाफ। पटना से लेकर और गुवाहाटी तक सब जगह देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यानी जो डराने की चीज़ें वो डर कोई नहीं रहा। आप देखिए इधर जारी हुआ है, रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची और रावलपिंडी कोर्ट में वो कल दायर होगी चार्जशीट, 25 अप्रैल लगी। राहुल गांधी मजे से जो है वो भाषण दे रहे हैं गुजरात में मोदी के घर में और कह रहे हैं कि इस बार इनको हराना है। भाषण ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार इनको यहाँ हराना है, हमने जो कहा उसको करके दिखाना है। तो इस पर लग गए, तो इसीलिए बीजेपी जो है कई स्तरों पर घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से चाहे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा या कल जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके यहाँ भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उनका भी कहना है कि हमको ये पता है कि क्यों बुलाया जा रहा है और इसी समय क्यों बुलाया जा रहा है, हम तैयार उसके लिए बैठे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर इन जांच एजेंसियों का की जो अपनी विश्वसनीयता है वो पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही है। खत्म इसलिए भी हो रही है केवल विपक्ष के कहने से नहीं, बल्कि अदालतों से इनको जिस तरह से लगातार फटकार मिल रही है उससे ये चीजें साबित होती हैं। लेकिन वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई होनी है और 2 बजे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय रखा हुआ है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क क्या कहते हैं इस कानून को लेकर। और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं, अलग अलग लोगों ने के तरफ से वकील वहां पर अपीयर हो रहे हैं। 2 बजे सुनवाई होगी और बहुत उम्मीद है जो याचिका करता है कि जिन ग्राउंड्स पर इसको चुनौती दी गई है वो बहुत ही मजबूत है। जियाउर रहमान बर्क को सुनते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। सच्चाई साबित हो जाती तो फिर माननीय न्यायालय की ज़रूरत ही क्यों थी। तो इसलिए जो चीज़ की सच्चाई होनी है, जो रिपोर्ट लिखी गई है या वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। भाई साहब, क्या पुलिस और प्रशासन आपको फ्रेम करना चाह रही है, ऐसा लगता है? फ्रेम करना चाह रही है आपको लोग? लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने आरोप। देखिए,
जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूंगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ इंसाफ आप मिलेगा। एक अल्पसंख्यक सांसद हैं और मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही है, एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, किस तरह से इस हिंसा को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए, और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिल जाए। आज सुनवाई भी है तमाम पिटीशन? हाँ, सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इस उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो इस केस को देखेंगे, लड़ेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे, बिजली चोरी का मुकदमा हो, मकान का नक्शा ना बनवा रहा हो, मकान में गिराने की बात कही जा रही है, क्या इंटेंशनल आपको निशाना बनाया जा रहा है? मैं समझता हूँ आपका जो सवाल है उसी में वो जवाब भी छुपा हुआ है जो आपने कहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया है उसी के अंदर जवाब भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो कहा यकीनन कहीं ना कहीं इसमें वो चीज़ नजर आती है, और हाँ, यकीनन ये चीज़ है, और आप लोग इसको सिर्फ मैं और आप ही नहीं कह रहे, इस बात को पूरा प्रदेश और देश इस बात को देख भी रहा है। सरकार वर्ग विशेष को परेशान करने का प्रयास, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था, संविधान का राज होना चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मैं अगर सांसद हूँ, अगर मेरे खिलाफ ही अगर गलत कार्रवाई होती है तो जनता का विश्वास उठेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हर तबके को इंसाफ मिलना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तो ज़ियाउर रहमान बर्क हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, और ज़ियाउर रहमान बर्क ने भी पिटीशन दाखिल की है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े वकील हैं, वो इनकी तरफ से वहाँ पर अपीयर होंगे। ज़ियाउर रहमान बर्क भी उस सांसद हैं जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे लादे गए हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि अब वो दूसरे आज़म खान बनाने की उनको कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल दूसरा आजम खां बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो एक अलग का मसला है। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जा रही है तो सरकार अपनी कोशिशों में, यानी बीजेपी जो है वो अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन चूंकि अभी तक तो संविधान लागू है और संविधान का राज अभी तक है, तो सरकार के सामने दिक्कतें बहुत आती हैं। तो अब यही जो है वो बीजेपी की परेशानी है, और ये ध्यान मोड़ने की कोशिशें हैं समीर जी, चाहे वो बर्क का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो। ममता बनर्जी तो साफ साफ कह रही हैं, एक तरीके से कहा जाए, एक एजेंसी जो एएनआई है उसका नाम लेकर कह रही हैं कि उन्होंने उनका एएनआई का एक ट्वीट देखा, उस ट्वीट में उन्होंने देखा कि वो बताया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेश शामिल है, तो उनका ये तो बीएसएफ के कब्जे में है बॉर्डर, तो इसका मतलब मोदी सरकार गड़बड़ कर रही है। वो हम लोग सुन भी लेंगे क्या कहा उन्होंने, ममता बनर्जी ने। यानी सीधा सीधा सवाल जो गोदी मीडिया की बात कर रही थी, उस गोदी मीडिया के बाद फिर उन्होंने एएनआई के एक ट्वीट का हवाला देकर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल उठा दिए। जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो प्रदर्शन हुए और उसमें हिंसा हुई, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया है, उस पर आरोप लगाया है। क्या कहा है, एक बार सुनते हैं ममता बनर्जी ने। और आज एक कोलकाता में वो बड़ी बैठक को संबोधित कर रही थी, उसमें भी हमने सुना मीडिया पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कई सारे आरोप लगाए हैं, और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी, और सबसे ज्यादा उनका जो हमला था वो मीडिया पर था। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं वहां की हिंसा के बारे में और जिस तरह से मीडिया में वहां की हिंसा की खबरें चली हैं उसको लेकर। খুশি হব, কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এরকম করেই ওরা দেয়, তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। इसमें बांग्लादेश का हाथ है,
अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? तो बीजेपी के लोग आए बाहर से और बांग्लादेश का हाथ है, तो बीएसएफ क्या कर रही थी? बहुत सारे सवाल उन्होंने सरकार पर भी उठाए हैं, केंद्र सरकार पर भी, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। और ये आरोप अमलेंदु जी तमाम उन राज्यों में लगते हैं जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। और एक बार ये आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि वहां पर बीजेपी के लोग बाहर से आए और उन लोगों ने, उनकी ये भूमिका रही। और अगर बाहर से लोग आए तो दूसरे देशों से, बांग्लादेश से अगर कोई आ रहा है तो उसको रोकने के लिए जो बॉर्डर पर बीएसएफ लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो क्या कर रही है? क्या वो जानबूझकर केंद्र सरकार उसको ऐसा करने दे रही है? ये सारी चीजें हैं जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं। अब इसको लेकर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो पश्चिम बंगाल के ही नहीं बल्कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं, वो भी लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर घेर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का ये आरोप बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, बहुत बड़ा आरोप है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया, चूंकि बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तो इसलिए उन्होंने घेरा है कि भाई इसको हम नहीं संभालते बीएसएफ को, ये दिल्ली संभालती है। तो आप नाकारा साबित हुए हैं। और यही बात समीर जी, जब झारखंड का चुनाव चल रहा था, वहां भी ये बांग्लादेशी बहुत कर रहे थे, तो वहां भी ये सवाल उठा कि ये क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी कोई साजिश कर रही है? बीजेपी जिस तरीके से बांग्लादेशी रखती है, क्योंकि 10 साल से 11 साल से सरकार में तो नरेंद्र मोदी हैं, तो अगर सीमाएं इतनी ज्यादा सुरक्षित, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी नाकारा प्रधानमंत्री है, बीजेपी ये कहना चाहती है। तो ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि एनआई का ट्वीट उसने देखा कि उसमें गृह मंत्रालय कह रहा है कि इसके पीछे जो है बांग्लादेशी से लोग थे, तो कह रही हम तो नहीं संभालते हैं बॉर्डर तो बीएसएफ संभालती है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नाकारा है, ये उनका कहने का तात्पर्य है। इधर जो ईडी का मसला चल रहा है समीर जी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो चार्जशीट दाखिल की है, उस पर अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी मजेदार बात कही है। हम चाहते हैं कि आप उसको सुनवा लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल, उसको सुन लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, क्या कह रहे हैं उसको लेकर, जो ईडी की पूछताछ हो रही है रॉबर्ट वाड्रा की, और चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। तो सुनते हैं क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। लेकिन ये बात आपको बता दें कि इन जांच एजेंसियों ने इन्हीं सारी वजहों से अपनी विश्वसनीयता खोई है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है और उनकी विश्वसनीयता को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी बार बार चैलेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है, टिप्पणियां आ रही हैं कि आपकी अपनी विश्वसनीयता क्यों खोते जा रहे हैं। तो सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को क्या कह रहे हैं ईडी के बारे में। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने। तो ईडी को लेकर इन्होंने कहा कि ईडी तो इडियट है, जो मन में आता है वो कर देता है, लेकिन जो मन में आता है नहीं करता है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि उसके मन को कहीं से कंट्रोल किया जाता है तब वो करता है, टाइमिंग देखकर करता है। और अधीर रंजन कह भी रहे हैं कि जहां से कंट्रोल किया जाता है हम उससे नहीं डरते हैं, मोदी जी से हम नहीं डरते हैं, उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये मतलब मोदी जी के खिलाफ मोर्चा अच्छे तरीके से खुल चुका है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर और सड़कों तक मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को, वक्फ बिल को लेकर याचिकाएं पड़ी हुई हैं। 2 बजे से उस पर सुनवाई होनी है। 2 बजे हम लाइव वहां से आपको बताएंगे अपने दर्शकों को कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 2 बजे से लेकर 3:25 तक सुप्रीम कोर्ट ने समय तय किया है। उस पर हम लोग लाइव अपने दर्शकों को बताएंगे कि वहां अदालत में चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, वक्फ संशोधन कानून को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई है। तमाम दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई हैं, 70 के करीब
याचिकाएं, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज 2 बजे से उसकी सुनवाई की शुरुआत होगी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और 2 अन्य जजों की बेंच है, वो इस पर सुनवाई करेगी। तमाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड्स हैं, उनका आधार पर संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर उनको चुनौती दी गई है। मौलिक अधिकारों के और संविधान का की जो मूल ढांचा है उसका अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है कि इस कानून ने उन मौलिक ढांचों के अंतर्गत आने वाले तमाम प्रावधानों का वायलेशन किया है, अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन जो पिटिशनर्स हैं, हमने सुना भी कि उनकी सबसे पहले ये कोशिश होगी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट से वो आग्रह करें कि सबसे पहले इस पर स्टे लगे और उसके बाद सुनवाई हो, दोनों पक्षों को सुनकर फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे। क्या होगा आपको लगातार अपडेट देंगे और जब सुनवाई शुरू होगी तब से आपको डीबी लाइव पर लाइव हम आपको कोर्ट रूम की कार्यवाही दिखाएंगे। अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ और 2 बजे एक बार फिर जुड़िए ताकि आपको हम सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो लाइव आपको दिखा सके और उस पर चर्चा भी कर सके, उस पर बात कर सके। उसको देखने के लिए आप 2 बजे एक बार फिर जुड़िएगा। फिलहाल मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।